अनदर न्यू वीडियो एंड गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 235 एंड सेक्शन 237 दैट इज प्रोविजंस प्रोवाइडिंग फॉर द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एजेंट। अब एजेंट जो था ये हम लोग आज का ये लास्ट वीडियो है एजेंसी के ऊपर। इसके बाद एजेंसी ख़त्म हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इंडेमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर गारंटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसमें आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रूल ऑफ एजेंट्स, इम्यूनिटी एंड इट्स एक्सेप्शन, जो सेक्शन 230 में आया था। उससे पहले आपको मैं बताया था इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 238 में आया था। आज है प्रोविजंस फॉर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एजेंट। एजेंट का पर्सनल लायबिलिटी के ऊपर कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 225 एंड सेक्शन 227 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिले। तो प्रोविजंस फॉर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एजेंट, सेक्शन 235 एंड 237 contains the provisions for the personal liability of the agent। अब कौन सा सेक्शन कंटेन करता है ये मैंने आपको दोनों लिख दिया है। पहला सेक्शन 225 में है प्रिटेंडेड एजेंट एंड ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी का ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब अथॉरिटी जो भी है, एजेंट को अथॉरिटी मिला है तो उसका जो वारंटी है उसका ब्रीच है, मतलब डिसओबे किया गया है, जो सेक्शन 235 में है। इसको हम डिटेल में अगले थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स वेयर ऑथराइज्ड, सेक्शन 237। तो हम लोग दोनों सेक्शन अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो पहला आता है सेक्शन 235 प्रिटेंडेड एजेंट एंड ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 235। A person untruly representing himself to be authorized agent of another, मतलब कि एक आदमी है वो अपने को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किसी और ने उसको ऑथोराइज करके रखा है। मतलब ए ने मान लीजिए बी ने अनट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को कि वो चीज़ उसको अपॉइंट किया गया है, मतलब ए ने उसको अपॉइंट किया है एज अ एजेंट and thereby including a third person to deal with him as such agent, और थर्ड पर्सन को भी इंक्लूड करता है सी को, is liable। तो वो जो बी जो है, जो खुद को ऑथोराइज्ड एजेंट मनवाता है, अनट्रूली रिप्रेजेंट करता है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, is liable if his alleged employer, मतलब इसका तो इसको तो मतलब जो पर्सन अनट्रूली रिप्रेजेंट करके अपने को ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ अनदर बताता है, अगर वो उसका जो प्रिंसिपल जो है, मतलब जिसने उसको एम्प्लॉय किया है, उसको एम्प्लॉयर दैट एलिज्ड एम्प्लॉयर डज नॉट राटिफाई हिज एक्ट्स, वो अपना एक्ट्स को नहीं मानता है, टू मेक कंपेंसेशन टू अदर इन रिस्पेक्ट, अपना कंपेंसेशन टू द अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और डैमेज विच ही हैज इनकर्ड बाय सो डीलिंग। मतलब उस डीलिंग में, मतलब थर्ड पार्टी से जो डील कर रहा है एजेंट, उसमें अगर कोई डैमेज आता है, लॉस होता है, तो कंपेंसेशन के लिए एजेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एजेंट जो है पर्सनली किया है, प्रिटेंड किया है कि वो एजेंट है, पर वो एजेंट था नहीं वो असल में। दिस प्रिंसिपल इंश्राइंड इन सेक्शन 235 ऑफ द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन वेल इन द वेल नोन इंग्लिश केस। एक इंग्लिश केस लॉ है जिसका नाम है कोलोन, COLLON वर्सेज राइट, WRIGHT। अगर आपको लिखना आप नोट डाउन कर सकते हो। या फिर एक और केस लॉ है इन द यंग, YOUNGE वर्सेज टॉइनबेल, TOYNBE, Toynbee। It was held that an agent will be liable, ये चीज़ हेल्ड किया गया था कि कोई भी एजेंट लाइबल ठहराया जाएगा if his authority which in fact exist, अगर उसको अथॉरिटी जो है अगर वो एग्जिस्ट करता है, is determined without his knowledge by death or insanity of his principal। मतलब वो चीज़ वो
उसका ऑथोरिटी एक्चुअल ऑथोरिटी है या ऑस्टेंसिबल ऑथोरिटी अगर है, वो डिटरमाइन किया जाता है विदाउट हिज नॉलेज, बिना उसकी जानकारी के, बाय द डेथ, या फिर मर गया, या तो प्रिंसिपल मर गया या तो वो इंसेन हो गया है। इन दिस केस द डिफेंडेंट अपॉइंटेड वन W and Sons his solicitors. Subsequently the defendant become insane. जो डिफेंडेंट था जिसके अगेंस्ट केस, मतलब प्लेंटिफ ने केस किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो subsequently the defendant become insane and was so certified on October 8, 1908. But the said solicitors came to know about the insanity of the defendant, मतलब about the principal, not until April 1909. On October 26, 1908, plaintiffs brought an action against W and Sons, the defendant, for libel and slander. The solicitors appeared on behalf of Mr. Toynbee on several occasions, and during this time they were putting the plaintiff to cost, and said costs were incurred upon the faith of their representation that they had authority to act for the defendant. The solicitors were held liable for damages. Solicitors को damages के लिए liable ठहराया गया था। तो होपफुली आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सेक्शन 235 का। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोल दीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 237 पे, जो आता है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स वेयर ऑथराइज्ड। सेक्शन 237 में दिया गया ये चीज़। When an agent has without authority, कोई भी एक एजेंट बिना ऑथोरिटी का कोई भी सर्टेन डीलिंग करता है या सर्टेन एक्ट करता है, या फिर कोई ड्यूटी निभाता है, सर्टेन ऑब्लिगेशंस इनकर certain obligations with the third party or third person on behalf of his principal के behalf में वो काम करता है, तब प्रिंसिपल जो है he is bound by such act। तो जो एक्ट किया एजेंट ने, उस एक्ट से प्रिंसिपल बाउंड है कि इफ ही हैज़ बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट इंड्यूस सच थर्ड पार्टी, अगर वो अपने वर्ड से या फिर उसके कंडक्ट से अगर वो फोर्स किया थर्ड पार्टी को टू बिलीव दैट सच एक्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो वो सब एक्ट जो एजेंट किया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर वो सब एक्ट या ऑब्लिगेशंस वेयर विद इन द स्कोप ऑफ द एजेंट्स ऑथोरिटी। ठीक है, यही होता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए इंटरेस्ट बी विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स्ड इन ब्लैंक। ठीक है, बी सेल्स देम टू सी इन वायलेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्डर्स फ्रॉम ए, द सेल इज गुड। एक और ले लेते हैं। ए कॉन्साइंस गुड्स टू बी फॉर सेल। ए जो है गुड्स फॉर सेल के लिए देता है बी को, एंड गिव्स हिम, एक बी को इंस्ट्रक्शन देता है नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस के अंडर मतलब कि सर्टेन प्राइस है, मतलब कि 1000 रुपये के अंदर, मतलब 500 रुपये के अंदर आपको नहीं बेचना है, उसके ऊपर आपको बेचना है। सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बी, सी जो था वो इग्नोर किया बी का इंस्ट्रक्शन को, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू, और वो एंटर कर जाता है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में टू बाय द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस। वो एंटर कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट में विद बी टू बाय द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस। जो भी प्राइस को फिक्स किया गया था 500 के नीचे नहीं करना चाहिए, पर 500 के नीचे वो कर रहा है, उस प्राइस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तब ए जो है, as B is the agent here and A is the principal and C is the third party, B और C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो A जो है is bound by the contract. I hope this concept is clear to all, and this was the last part of agency. And if there is any doubt, you can comment in the comment section, and please like, share and subscribe for more such law related videos. अगले वीडियो में
और भी सिंपल वे में इंडेमनिटी में आपको पढ़ाऊँगा मैं अब। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट लॉ रिलेटेड वीडियोस भी मिले। अगर आप चाहो तो कुछ और वीडियो पे आप मतलब अगर आप चाहते हो फीडबैक देना चाहते हो, आप फीडबैक भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी और लॉ टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाऊँ मैं, वो भी आप बता सकते हो। लीगल मैगजीन्स के ऊपर अगर आपको एटो लेक्चर चाहिए, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।